हेलो गाइस, दिस इज निमिनुला पेजरा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाई डज असम एक्सपीरियंसेस फ्लड्स एवरी ईयर। आप सबको पता होगा, अभी भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि असम में करीबन जून से अगस्त के या सितंबर के महीने तक मानसून के कारण बहुत ज़्यादा फ्लड्स का प्रॉब्लम रहता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या क्या रीजंस है, इसका क्या क्या सोल्यूशंस हो सकता है, हम अलग अलग कंट्रीज से क्या सीख ले सकते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको जानना चाहिए क्या क्या रीजन है असम में फ्लड होने का, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं असम के लोग फ्लड्स के कारण, और क्यों हमको ये जानना ज़रूरी है। तो ये देखने के लिए इस वीडियो को कम्प्लीटली आप जरूर से देखिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि रीजंस क्या क्या है। तो फर्स्ट रीजन जो है हमारे असम का जो मॉनसून है उसके बारे में, देयर इज हैवी मॉनसून रेनफॉल। हम सबको पता होगा कि मॉनसून सिर्फ नॉर्थ असम में कि बाकी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो मॉनसून होता है जिसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। और असम में ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसका बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, मोर देन 50 ट्रिब्यूटरीज बस असम में ही है, जो शेयर वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर होल्ड कर लेते हैं, जिसके कारण ओवरफ्लो हो जाता है पानी, और पानी बाहर निकल आ जाता है रिवर से, और जो यहाँ पे फ्लड कॉज करता है। असम रिसीव्स इंटेंस रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन बिटवीन जून टू सितंबर। तो ये तो पहले का है, अभी धीरे धीरे मई से ही स्टार्ट हो जाता है मॉनसून इस साल। खास करके मई के लास्ट से ही रेनफॉल का जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है असम में। जून नहीं, मई भी बोल सकते हैं आप। मेरा पेन थोड़ा सा धीरे वॉक करता है, हैंड राइटिंग खराब आता है पेन से, तब भी मैं बीच बीच में लिख देता हूँ। ओके, बिफोर आफ्टर दैट वी शुड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो हमारे असम का मीम बोलेंगे मेजर रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसको ऑल्सो माइटी ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द रिवर विच कैरीज एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहाँ पे आप सबको पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र का रिवर का करंट है, जो तेजी है रिवर का, बहुत ज्यादा फास्ट है बाकी रिवर के कंपैरिजन में। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट रिवर, बहुत सारा पानी का वॉल्यूम ये कैरी करता है, बहुत ज्यादा डीप रिवर है। और आपको पता होगा ये असम में जब एंटर करता है, इसमें मोर देन 50 ट्रिब्यूटरीज है असम में ही, जो अलग अलग जगह में फ्लड कॉज करता है। और हमेशा से ही आप बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक बहुत ज्यादा, अब डिवास्टेटिंग तो नहीं बोलेंगे, इसका जो रिवर का जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। इसका कभी कभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अलग रिवर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और इसमें रिवर बेड वगैरह का भी प्रॉब्लम आता है, जो हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, अभी हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। अ, इस अलग की दूसरे केस में जाने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमको जानने के लिए, दैट इज द अर्थक्वेक ऑफ 1950s। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी समय एक बहुत ज्यादा 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, आप सबको पता होगा, असम में और तिब्बत में, जिस 15 अगस्त के दिन, जिसमें आपका 8.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, बहुत ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक था, जिसके कारण जो हमारा ब्रह्मपुत्र का जो रिवर फ्लो था उसका कोर्स जो है चेंज हो गया था। अगर आप डिब्रूगढ़ में रहते हैं, आपको एक जगह का नाम पता होगा, सीडिंग सापोरे बोलते हैं उसको, जिसमें से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होता था, लेकिन इस अर्थक्वेक के कारण जो रिवर का फ्लो है वो डेविएट होके थोड़ा दूर हो गया। जो आपको पता होगा अमलापति चरियाली के बाद जो अंदर यहाँ पे, अगर डिब्रूगढ़ से यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर मिलेगा, लेकिन वो रिवर पहले आपका सिरिंग सपोरी से फ्लो करता था। ये 1950 के अर्थक्वेक के बाद ही चेंज हुआ है, जो 8.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक था। आपको पता होगा इसी इसी समय में, सच एज यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉक सेवरल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र सच एज सुबनसिरी बोलते हैं उसको असम में, यहाँ पे सुबनसिरी लिखा, दिहांग, दिबांग रिवर्स, एंड इट आल्सो कॉज नेचुरल डैम्स इवेंचुअली बर्स्ट एंड दे कॉज कैटास्ट्रोफिक फ्लैश फ्लड्स। बहुत ज्यादा वहाँ पे फ्लड्स का भी प्रॉब्लम 1950s में हुआ था। और इसमें जो मेन जो रीजन था, इसमें परमानेंटली ऑल्टरिंग ऑफ द ब्रह्मपुत्र कोर्स, जो मैंने अभी आपका एक एग्जांपल भी दिया है डिब्रूगढ़ का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने बोलना जरूरी समझा बीच में। देन अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
सॉरी, ये एनिमेशन थोड़ा सा मेरा स्लो हो गया इस बार, तो टाइम जरूर से ये कैरी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कॉज, देन वी शुड मूव टू द नेक्स्ट कॉज, दैट इज द रन ऑफ फ्रॉम द हिमालयाज। आपको पता होगा कि जो असम है उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, और असम में भी आप देखेंगे हिमालयन रेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। असम लाइज जस्ट साउथ ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस आपको अगर पता हो, ये अगर अरुणाचल प्रदेश है, मैप में अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, इसके नीचे ही असम लाई करता है, और अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि माउस से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये है हमारा ईस्टर्न हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज के जस्ट साउथ में हमारा असम लाई करता है। तो जो स्नो मेल्स है आपका एंड रेनफॉल्स है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नागालैंड, रश इनटू द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड इंक्रीज द वाटर लेवल रैपिडली। क्योंकि असम का जो यहाँ पे बोलेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन है, उसमें आके स्नो मेल्स, आपका रेनफॉल, अलग अलग सेडिमेंट्स आके गिर जाता है हमारे ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जिसके कारण जो वाटर का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण फ्लड कॉज होता है। ये तीसरा रीजन है फ्लड का असम में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट रीजन। देन वी शुड मूव टू द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है। मुझे अपना फोटो यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक सेकंड। ओके, मैं यहाँ जाता हूँ। ओके, अभी रिवर बेड सिल्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रिवर बेड सिल्टेशन क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन इन द हिल्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट्स एंड डेब्रिस आर डिपोजिटेड इनटू द रिवर्स। ये क्या होता है, दिस रेज द रिवर बेड्स रिड्यूसिंग देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। असल में क्या होता है, ये मान लीजिए रिवर है, यहाँ पे मैंने दिखाया भी रिवर बेड क्या है, ये रिवर बेड है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे डिफोरेस्टेशन और सॉइल इरोजन के कारण जो सिल्स है और डेब्रिस है, यहाँ पे ये नीचे वाटर बेड में डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये ज़्यादा बना लिया मैंने, सॉरी, फिर से बनाते हैं। ये रिवर है, यहाँ पे आके ये सेडिमेंट्स जमा हो जाता है। ये जमा हो जाने के कारण जो वाटर का रिवर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाता है। देखिए, ये अगर आप देखेंगे, ये अगर आपका रिवर बेड है, यहाँ पे अगर सेडिमेंट जमा हो जाए तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, और ये वाटर जो है ओवरफ्लो करेगा बाहर की तरफ। यस और नॉट? ये रिवर जो, इसका पानी जो इस लेवल तक था, अगर नीचे सेडिमेंट ज़्यादा जमा हो जाए तो ये बाहर की तरफ फ्लो करेगा। ये सिंपल सी बात है। ये मान लीजिए एक वाटर बोतल है, ये वाटर बोतल में पानी फुल है, इसमें अगर मैं यहाँ पे खोल के मैं बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग चीजें बोल सकते हैं सैंड या रॉक वगैरह यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर दूँ, ये पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसी कारण जो रिवर बेड में जो सेडिमेंटेशन आपका होता है, सेडिमेंटेशन होता है, सिल्स एंड डेब्रिस का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण भी वाटर फ्लो बाहर की तरफ होता है। ओके, दिस इज द रीजन अबाउट द रिवर बेड सिल्टेशन। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर से मैं अपना फोटो ऊपर की तरफ करूंगा अभी। ओके, दिस द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्बैंकमेंट ब्रिजेस। एम्बैंकमेंट आपको पता होगा कि जो रिवर के साइड में ये हाई वॉल्स के टाइप से बनाया जाता है कि ताकि जो पानी है वो बाहर फ्लो ना करे। इसी कारण जो हम बनाते हैं, ये कंक्रीट से भी बनाया जा सकता है, ये आप बोलेंगे कि मिट्टी से भी बनाया जा सकता है, अलग अलग चीज़ें से बनाता है ताकि वाटर बाहर की तरफ फ्लो ना करे, और बस वाटर फ्लो ही नहीं, उसको हम एक अच्छा डायरेक्शन दे सके रिवर के फ्लो को। इसी कारण हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं। अगर आप अलग अलग जगह देखेंगे, सिर्फ डिब्रूगढ़ का रीजन अगर आप एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे आपको डीटीपी डाइक नाम का एक जगह पता होगा, जिसने ब्रह्मपुत्र को हर तरफ से वहाँ पे घेर के रखा है डिब्रूगढ़ में। अगर आप इस समय उस जगह जाएंगे, आप देखेंगे वाटर लेवल कितना राइज कर चुका है। ये ब्रह्मपुत्र के एकदम बगल में बनाया हुआ है डिब्रूगढ़ में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें ये लिखा है कि मैंने एम्बैंकमेंट्स इन असम आर ओल्ड, वीक एंड पुअरली मेंटेन। ओल्ड हो गए और दे ऑफन ब्रेक ड्यूरिंग हाई वाटर फ्लो। बहुत सारे ब्रीचेस भी होते हैं। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अर्बन ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ लाइक गुवाहाटी आर वेरी इनएडुकेट। आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल फ्लड होता है सिटीज़ में, अगर देखा जाए गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा होता है। अगर मैंने डेटास यहाँ पे लास्ट में रखा है, आपको जरूर दिखाएंगे
कि गुवाहाटी में जो फ्लड सबसे ज्यादा असम में आर्टिफिशियल फ्लड गुवाहाटी में ही होता है। बाकी सब तो नेचुरल फ्लड है, लेकिन गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड पुअर ड्रेनेज के कारण बहुत सालों से, अगर आप देखेंगे तो असम में होता रहता है। तो ये और एक रीजन हो जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओके। अरे क्या एनिमेशन किया, बहुत टाइम लगता है नेक्स्ट 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 स्लाइड खोल खाने में। तो देखते हैं डिफोरेस्टेशन एंड एनरोचमेंट। डिफोरेस्टेशन क्या करता है? देखिए, लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन कैचमेंट एरियाज इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, और इलीगल सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर इन फ्लड प्लेन्स रेस्ट्रिक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। ये जो डिफोरेस्टेशन है ये हमारा सरफेस रन ऑफ करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है सरफेस रन ऑफ को। और जो एग्रीकल्चर का इलीगल सेटलमेंट है, आपको पता होगा कि ये जो नेचुरल फ्लो है वाटर का, रिवर का, वो उसको डिस्टर्ब करता है। अगर नेचुरल फ्लो को हम डिस्टर्ब करेंगे तो जरूर से जरूर फ्लड होगा। फ्लड प्रोन एरिया में आपका अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो वो हमेशा से एक प्रॉब्लम कॉज करता रहेगा। ये आपका रिवर है, जिस जगह हमेशा अगर फ्लड प्रोन रहता है, अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे तो आपका जो फसल है उसमें हमेशा फ्लड का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहता है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ सकते हैं। आई थिंक अभी हम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉल्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर से मुझे अपना फोटो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। हटाएंगे नहीं, नीचे कर देते हैं। ओके, देखिए, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, जो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ड्यूरिंग द फ्लड्स है वो क्या क्या होता है। इमीडिएट एंड रिलीफ इन ऑल्सो, इसमें आपको देखेंगे कैसे कैसे हम रिलीफ दे सकते हैं फ्लड प्रोन एरिया को, और कैसे कैसे इमीडिएटली हम एक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द एम्बैकमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एम्बैकमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। रिपेयर एंड मेंटेन द ओल्ड एम्बैकमेंट बिफोर द मानसून, ये बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है आसाम में। और यूज मॉडर्न मटेरियल्स लाइक जियो सिंथेटिक फैब्रिक फॉर ड्यूरेबिलिटी। जियो सिंथेटिक फैब्रिक का ये मैंने आपका एक फोटो यहाँ पे दिखाया है कैसे हम यूज करते हैं। ओके, और अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये कैसे होता है? इंस्टॉल वेदर रडार्स एंड रिवर गॉजेस टू प्रेडिक्ट फ्लड इन एडवांस। उस जगह किस जगह फ्लड होने वाला है ये सब अगर हम पहले, अगर आपको अभी आप असम में हैं तो आपको मैसेज हमेशा से आईएमडी गुवाहाटी से आता होगा कि अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, थंडर स्टॉर्म अलर्ट, ये सब आपको आता रहता होगा एसएमएस के द्वारा, लाउड स्पीकर्स के द्वारा। इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इसका मात्रा, और फ्लड प्रेडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी असम में, कि कब का किस जगह कितना फ्लड होने वाला है, कितना वाटर लेवल रेज हो सकता है। ये सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखेंगे इवैक्यूएशन एंड रिलीफ प्लान्स, सेटअप फ्लड शेल्टर्स। पहले ही मानसून के स्टार्टिंग से ही फ्लड शेल्टर्स बढ़िया से बना के रखना चाहिए हाई एरियाज में। मतलब आप बोल सकते हैं, पहले जो हम बोलते थे सांगघर नाम का एक जगह चीज रहता था असम में, जिसमें हम अपने घर को नीचे से बैम्बू लगा के ऊपर शिफ्ट कर देते थे कि अगर फ्लड रहे भी तो हम ऊपर रह सकते हैं। अभी भी बहुत बहुत अलग अलग जगह में आपको दिख जाएगा। इसको हम एक एडवांस लेवल में कंक्रीट के द्वारा बना सकते हैं ताकि लोगों को हेल्प हो फ्लड के ड्यूरिंग, क्योंकि फ्लड को हम कम जरूर कर सकते हैं असम में, पहले से मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन उसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैसे हम रिलीव कर सकते हैं ये हम जान सकते हैं इसके द्वारा। हम फ्लड शेल्टर्स बना सकते हैं, स्टॉक पाइल फूड पहले स्टॉक करके रख सकते हैं, मेडिसिन, बोट्स, वाटर्स, ये सब हम अपना यूज कर सकते हैं। बोट्स और बोट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको हम एक फ्लड्स के टाइम में खाना वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लड प्रोन एरिया में बोट्स यूज होता है। ये सब अगर हम पहले ही अपने साथ रखें तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। फूड स्टॉक करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनसीसी और एनएसएस के वो जो वॉलंटियर्स हैं उनको डिजास्टर के जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। लोकल यूथ को कैसे डिजास्टर को मैनेज करता है, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सब सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से हम बस रिलीफ पा सकते हैं, इसको हम हटा नहीं सकते। लेकिन हम ओवर द ईयर्स क्या कर सकते हैं फ्लड्स को कम करने के लिए असम में, ये जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या क्या है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, बीच बीच में खांस रहा हूं मैं। ओके, देखते हैं अभी हम ड्रेजिंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ द रिवर, ये कैसे होगा। सॉरी, डिस्टिलेशन नहीं, डिसिल्टेशन। हमने पहले सिल्टेशन के बारे में जो पढ़ा था वो हम उसको कैसे रोक सकते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर रीजन है क्यों हमारे असम में फ्लड हर साल बढ़ता जा रहा है। दिस इज द
रेगुलर रिमूव सिल्ट एंड डेब्रिस फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो यहाँ पे हमारा सेडिमेंट्स जमा हो रहा है, अगर हम उसको हर साल में 2 बार अगर हम उन सेडिमेंट को हटाए, तो जो हमारा फ्लड का, सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो पहले जैसा बढ़ जाएगा। इसके कारण ओवरफ्लो होने का चांस कम हो जाएगा। अब नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, लेकिन पहले से फ्लड का मात्रा कम हो सकता है अगर आप इन सेडिमेंट्स को निकाल दे नीचे से। उसके बाद हम देखेंगे डिपेंडर रिवर बेड्स टू इंक्रीज। हाँ, रिवर बेड्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम खुदाई करके रिवर बेड्स को थोड़ा और अंदर कर दे, तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाएगा। हम इसको अगर डिग करके रिवर का बेड अंदर की तरफ डाल दे। और बिल्डिंग रिजर्वर्स एंड डैम्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। हम रिजर्वर्स और डैम्स बना सकते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा रेन वाटर को वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। रिलीज वाटर इन कंट्रोल वे टू प्रिवेंट फ्लडिंग। ओके ओके, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, प्लांट ट्रीज इन हिल्स एंड रिवर बैंक्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ, प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स एंड स्नो, स्लो डाउन द वाटर फ्लो। लैंडस्लाइड्स क्या प्रॉब्लम करता है, अगर आप देखेंगे ये अगर आपका माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स के बीच से जो रिवर निकल रहा है, अगर आपका लैंडस्लाइड होता रहेगा तो ये जो सेडिमेंट्स है, या फिर वही प्रॉब्लम होता है कि ये इसका जो पार्टिकल्स है वो नीचे जाके रिवर में धंस जाएगा, जिसके कारण फ्लड्स होता है। जोनिंग लॉज एंड वेटलैंड प्रोटेक्शन, स्ट्रिक्ट रूल्स बना चाहिए अगेंस्ट बिल्डिंग ऑन फ्लड प्लेन्स एंड वेटलैंड्स, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट नेचुरल वाटर स्टोरेज एरियाज लाइक बील्स एंड हॉर्स। बिल्स आपको सबको पता होगा, जैसे हमारा एग्जांपल डिपॉर बिल भी है असम में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं अभी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हम कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, पहले फ्लड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, फ्लड रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोमोट्स स्टिल्ट हाउसेस, जैसे सांग घर मैंने पहले भी बोला था, इन फ्लड प्रॉन रूरल एरियाज। अभी भी बहुत ज़्यादा जगह में है। अब अगर आप कर्बी आंगलोंग की तरफ ट्रेवल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सांगघर दिखाई देगा। अगर माजुली की तरफ ट्रेवल करेंगे, माजुली आपको पता होगा कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र के बीच में है और सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है। उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, तो इसलिए आप वहाँ पे भी आप सांगघर नोटिस करेंगे। डिजाइन फ्लड रेजिलियंस रोड्स, ब्रिज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो आप अगर आप डिब्रूगढ़ से माजुली की तरफ जा रहे हैं, बोगेबिल ब्रिज पार होके, बोगेबिल ब्रिज क्रॉस करते ही आपको नीचे की तरफ एक रास्ता दिखेगा। अब उस जगह से भी माजुली की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक एम्बैकमेंट प्रोजेक्ट था असम का, जिसके द्वारा वो ये रास्ता बनाया गया है, जिससे आप डिब्रूगढ़ से होके, ढुकुआखाना होके माजुली पहुंच सकते हैं। इस रिवर में जाते समय आपको बहुत सारा ऐसा फ्लड रेजिलियंस रोड दिखेगा, पब्लिक, सॉरी बिल्डिंग्स नहीं, आपको बहुत ज़्यादा एम्बैकमेंट का ऐसा दिखेगा। मैंने तो आपको सिंथेटिक फाइबर यूज करने के बारे में बताया था एम्बैकमेंट में, आपको वहां पे वो दिखेगा, सैंड बैग्स दिखेगा, कैसे कैसे एम्बैकमेंट में सैंड बैग्स रखा हुआ है साइड में वगैरह में। अब अगर जाएंगे उस तरफ, आप जरूर से वो उस रोड से आप जरूर एक बार ट्रेवल करके देखिए। अगर आप माजुली जा रहे हैं डिब्रूगढ़ से, तो आपको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या किया जा रहा है अभी। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ सैटेलाइट एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, सैटेलाइट जीआईएस टेक्नोलॉजी क्या होता है, अगर आप पहले ही मॉनिटर कर लेंगे कि फ्लड प्रोन एरिया यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी एंड मैपिंग, कि फ्लड प्रोन एरिया कौन सा है, किस जगह पे फ्लड होने वाला है, कितना फ्लड होने वाला है, वाटर का लेवल कितना बढ़ रहा है, तो पहले ही आप प्रोटेक्टिव मेजर ले सकते हैं फ्लड को कम करने के लिए। हेल्प टू इन रेस्क्यू एंड प्लानिंग एंड डैमेज एस्टिमेट, वही बात बोली जा रही है यहाँ पे। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेट पीपल अबाउट फ्लड सेफ्टी। इसी कारण हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि लोगों को फ्लड सेफ्टी के बारे में पता चले, हाइजीन के बारे में पता चले, एविक्यूएशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता चले, कैसे वो फ्लड प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। स्कूल में हम क्या करिकुलम कर सकते हैं फ्लड के बारे में अवेयर करने के लिए, क्योंकि फ्लड को हम असम से बिल्कुल हटा तो नहीं सकते हैं, बस हम उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि असम या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पहले से ही बहुत ज़्यादा फ्लड प्रॉन एरिया में ही आता है। ओके, अभी हम कुछ डेटाज देखेंगे। मैंने जो आपको पहले बोला था कि क्या क्या डेटाज है, देखिए ईयर्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेथ्स है फ्लड्स के कारण, और ऑल्सो नोटेबल इवेंट्स कुछ मैंने बता के रखा है क्या क्या है। ओके, पहले हम देखेंगे 2019 में क्या हुआ था। देखिए 2019 में
आपका 157 डेथ्स हुए थे। कितना ज्यादा डेथ्स है बस फ्लड के कारण। वाइड स्प्रेड मानसून फ्लड्स अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। 2020 में 190 डेथ का मात्रा और बढ़ गया। सीवियर फ्लडिंग इम्पैक्ट वास्ट एरियाज ऑफ द स्टेट। 73 में थोड़ा सा कम था, लेकिन हाँ फ्लड जरूर था। 22 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर से 278। इसी समय आपको याद होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी, मतलब बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज बोल सकते हैं इंडिया का, बाहर का भी, इंडिया असम के फ्लड के लिए डोनेट किया था। इस समय इस साल फ्लड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। devastating flood including Silchar flood affecting 5.4 million people and causing over 200 deaths। देखिए 278 डेथ्स था। इस बार आप 2023 के बारे में बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम था। बस तो नहीं बोलेंगे, 65 लोगों का डेथ हुआ था, लेकिन पहले से थोड़ा सा मॉडरेट था इसका इफेक्ट। पहले तो मैं अपना फोटो यहाँ से हटाऊं, तब आपको दिखाई देगा टेबल अच्छे से। उसके बाद 2024 में फिर से बढ़ गया, आप देख सकते हैं 2024 में फिर से फ्लड का इफेक्ट बढ़ गया। 147 एज ऑफ जुलाई। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फर्टिलिटीज विद 83 डेथ्स एट्रीब्यूट्स टू फ्लड अलोन। बस फ्लड से 83 डेथ्स हो गया था। तो ये कुछ डेटाज है जो 2025 का अभी तक हमको मिला नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्टिंग है, लेकिन इन डेटा से आप पता चल सकता है आपको आखिरी 6 साल में हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा डेथ्स हुए हैं असम में बस फ्लड्स के कारण। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है बस फ्लड्स के कारण। तो असम में फ्लड हमेशा से एक मेजर प्रॉब्लम रहा है, और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इसके कंसिक्वेंसेस को रोक सके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो है ये खत्म होता है, हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फॉर एनी डाउट ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, आप जरूर से मेल भी कर सकते हैं फॉर एनी प्रॉब्लम। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा हो, तो जरूर से लाइक कीजिए। मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि और क्या क्या काम किया जा सकता है इन चीज़ों को अच्छा करने के लिए। तो इसके साथ इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।